हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीता की प्रेगनेंसी को 8 महीने हो चुके थे। कहते हैं एक औरत के लिए ये सबसे बड़ी खुशी होती है, पर मीता के चेहरे पर एक अलग खौफ और डर का माहौल था। ऐसा इसलिए क्योंकि मीता को अपने आसपास किसी अदृश्य शक्ति के होने का एहसास हो रहा था। आखिर उसके मन में किस बात का डर था, आइए जानते हैं। मनवीर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी मीता उसके पास आकर बोलती है, मनवीर आज ऑफिस मत जाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। बेबी 8वां महीना है, ऐसा होना कॉमन है। ये बात नहीं है मनवीर, मुझे इस घर में डर लगता है। ऐसा लगता है कि कोई मेरी ही हम उम्र की लड़की मेरे आसपास रहती है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। मेरा यकीन करो, यहाँ कुछ सही नहीं है। फिर से वही बात, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। ट्रस्ट मी, मैं लेट हो रहा हूँ, बाय। मनवीर उसकी बात को इग्नोर करके ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसके बाद मीता कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसे बिस्तर पर एक काला सा भयानक साया उसके बेहद करीब आता दिखता है और वो डरकर चिल्लाते हुए बोलती है, भूत बचाओ, कोई भूत, मुझे मेरे बच्चे को बचाना होगा। कोई नहीं आएगा तुम दोनों को बचाने। आज तुझे खत्म करके मैं अपना बदला पूरा करूंगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हो? क्या चाहती हो मुझसे? तेरा बच्चा, मैं तेरी इस कोख में पल रहे तेरे बच्चे को मारना चाहती हूँ। ये तो इस दुनिया में आया भी नहीं है और तुम इसे मारना चाहती हो। क्या बिगाड़ा है इस नन्ही सी जान ने तुम्हारा? तूने बिगाड़ा है, जिसका भुगतान तेरा ये बच्चा करेगा। मैं तेरे बच्चे को मार दूंगी ताकि मैं भी तुझे वैसे ही तड़पता देखूं जैसे मैं पिछले 25 साल से तड़प रही हूँ। हो कौन तुम? मीता के इस सवाल का जवाब तब मिल जाता है जब अतृप्त आत्मा का भयानक और डरावना चेहरा उसके सामने आता है, जिसे देखकर वो चौंकते हुए बोलती है, ये कैसे हो सकता है? तुम तो एकदम मेरी जैसी हो, मेरी ही हूबहू शक्ल है तुम्हारी। कैसे हो सकता है ये? कौन हो तुम आखिर? मैं तेरी जुड़वा बहन हूँ नीता। माँ ने तुझे जिंदा रखने के लिए मुझे मौत की नींद सुला दिया, वरना आज तेरी जगह मैं जिंदा होती। लेकिन अपने उस मौत का बदला मैं तेरे इस बच्चे से लूंगी और तुझे तेरे बच्चे से अलग कर दूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं। इसका मतलब मैं गलत नहीं थी, वो तुम्हारी ही आत्मा थी जो हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाती रहती थी। अगर तुम मेरी जुड़वा बहन हो तो आखिर माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? मीता के सभी सवालों का जवाब पाने के लिए, नीता की आत्मा के पीछे छुपे रहस्य को जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। मीता की माँ शांति की शादी ब्रजेश से हुई थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद शांति गर्भवती हुई और दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे बोलते हैं, बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर में जुड़वा बच्चे जन्म लेने वाले हैं। डॉक्टर की दी इस खुशखबरी के साथ दोनों घर आते हैं। समय बीतने के साथ साथ शांति के गर्भ में पल रहे बच्चों का विकास होने के साथ उनके जन्म के इंतजार में शांति आंखों में सपने लिए बहुत सी तैयारियां करती है और आज भी वो स्वेटर बुनते हुए बोलती है, बस कुछ दिन की बात और है, फिर मेरी दोनों बेटियां माँ के आंचल में खेलेंगी। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार दुलार दूंगी। तुम्हें कैसे पता कि बेटियां ही होंगी? क्योंकि मैं इनकी माँ हूँ, इन्हें महसूस कर सकती हूँ। मैंने तो दोनों का नाम भी सोच रखा है, मीता और नीता। शांति का दिया नाम सुनकर नीता पेट में हलचल करती है, जिसके बाद अचानक उसे डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है और वो बोलती है, ब्रजेश मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे दर्द शुरू हो गया है। ब्रजेश उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर चेकअप करके बोलते हैं, देखिए हालत बहुत क्रिटिकल है, आपका एक बच्चा हेल्थी है और दूसरे बच्चे का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया। हम दोनों में से सिर्फ एक ही बच्चे को बचा पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे उस बच्चे को बचाइए जो स्वस्थ हो। डॉक्टर डिलीवरी करके मीता को तो सही सलामत बचा लेते हैं, पर मीता की मौत हो जाती है, जिसके कारण वो एक आत्मा बन जाती है और जैसे जैसे उसकी जुड़वा बहन मीता बड़ी होती है, उसी के साथ साथ नीता की आत्मा भी बड़ी होने लगती है और बदले की आग में तड़पने लगती है।
और हर वक्त अपने आसपास होने का एहसास उसको दिलवाती है। और मीता के 18वें जन्मदिन पर दूर खड़ी मीता की आत्मा गुस्से में बोलती है। तुम मेरी मौत का कारण हो मीता, मैं तुमसे तुम्हारी हर खुशी छीन लूंगी। अरे मैं तो गिफ्ट लाना भूल गया, अभी लाया बेटा। ब्रजेश जैसे ही कमरे में जाता है, मीता की आत्मा कमरे के अंदर आकर आंखें घुमाकर दरवाजा बंद करती हुई बोलती है। पिताजी, पिताजी। कौन है? ब्रजेश की आवाज सुनकर नीता की आत्मा उसे शीशे पर नजर आती है और उसकी भूतिया हंसी की आवाज कमरे में चारों ओर गूंजने लगती है और वो बोलता है। नीता, तुम? हाँ पिताजी, मैं आपकी प्यारी बेटी मीता की जुड़वा बहन हूँ, जिसे जिंदा रखने के लिए आपने मुझे मार दिया और अब मैं आपको मार दूंगी। आपने माँ से मुझे अलग किया, अब मैं आपको भी मौत की नींद सुला दूंगी। नीता जोर जोर से हंसते हुए कमरे में चारों ओर उड़ने लगती है और अपनी आंखों से शीशा तोड़ देती है, जिसका टुकड़ा ब्रजेश की गर्दन में लग जाता है, जिसके बाद वो बोलती है। मार डाला मैंने अपने हथियारे को, अब अगला नंबर मीता का है। उसको मारने के बाद मुझे मेरी माँ का प्यार किसी के साथ नहीं बांटना पड़ेगा। अजीबोगरीब घटना को होता देखकर शांति डर के मारे मीता की शादी मनवीर नाम के लड़के से तय कर देती है और शादी के दिन मीता को कमरे में अकेला पाकर मीता की बुरी आत्मा उसे परेशान करती है, जिसे देखकर मीता बोलती है। माँ, अभी आप आई थी क्या? नहीं तो। पर ऐसा लगा कोई मेरे बालों को सहला रहा था और मैंने शीशे में भी किसी को देखा माँ। अरे तेरा वहम होगा बेटा, और शादी ब्याह का घर है, हो सकता है कोई आया हो। मीता और मनवीर की शादी के बाद शांति मीता की विदाई करती है, पर किसे पता था मीता अकेली नहीं बल्कि अपनी जुड़वा बहन की आत्मा के साथ जा रही है। गाड़ी में 2 नहीं बल्कि 3 जन सवार थे, मनवीर, मीता और नीता की आत्मा। वक्त गुजर रहा था और कुछ दिन बाद मीता को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर नीता की आत्मा बोलती है। मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी जुड़वा बहन को मारूंगी, लेकिन नहीं, अब मैं अपना बदला लेने के लिए इसके पेट में पल रहे बच्चे को मारूंगी और इसे वैसे ही तड़पाऊंगी जैसे मैं तड़पी थी। मैं बहुत खुश हूँ। अब इसकी हर खुशी को मैं दुख में बदल दूंगी। नीता की आत्मा बदले की आग में उसके पेट पर हाथ रखकर उसे तकलीफ देती है और मीता दर्द में करहाती हुई बोलती है। अचानक ही मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? माँ, तुझे ऐसे दर्द में देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। वक्त बीतने के साथ अब नीता की आत्मा मीता को परेशान करने के लिए कभी उसे शीशे में दिखती तो कभी बिस्तर पर महसूस होती। एक रात मनवीर और मीता सो रहे थे और नीता की आत्मा मीता के बगल में बैठी उसके पेट पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए बोलती है। इस बच्चे को मारकर मैं तेरी हर खुशी छीन लूंगी मीता। नीता की आत्मा मीता को परेशान करने के लिए छलावा करती है और मीता को अचानक महसूस होता है कि उसका पेट एकदम नॉर्मल हो चुका है, जिसके कारण वो अचानक से उठते हुए बोलती है। मेरा बच्चा, कौन हो तुम? कहाँ लेकर जा रही हो मेरे बच्चे को? वापस दो। मीता के चिल्लाने की आवाज सुनकर मनवीर उठकर बैठ जाता है और नीता की आत्मा गायब हो जाती है। तभी मनवीर बोलता है। मीता, मीता शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है हमारे बच्चे को, देखो। मेरा बच्चा। मनवीर, अभी मैंने किसी भयानक सी औरत को देखा, उसने मेरे बच्चे को मेरे पेट से निकाल लिया था और वो हंस रही थी। उसकी लाल आंखें थी, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। यहाँ किसी की आत्मा है जो मेरा बुरा चाहती है, वो मेरे बच्चे को मार देगी। तुम कुछ करो। देखा आपने किस तरह नीता की अतृप्त आत्मा अपनी जुड़वा बहन को परेशान कर रही है। आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। अगर तुम मेरी जुड़वा बहन हो तो आखिर माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? आज मैं तेरे बच्चे को मार दूंगी। नीता गुस्से में अपना हाथ आगे बढ़ाकर मीता के पेट को मरोड़ देती है। तभी शांति वहाँ आकर बोलती है।
नीता नहीं, रुक जा बेटा, शांत हो जा, ऐसा मत कर, वो तेरी जुड़वा बहन है। हाँ जानती हूँ माँ, ये वही जुड़वा बहन है जिसे बचाने के लिए तुमने मुझे मार दिया था। वैसे ही आज मैं इसकी कोख उजाड़ दूंगी और इसे तड़पना होगा, वैसे ही जैसे मैं पिछले 25 साल से तड़प रही हूँ। मेरा बच्चा, माँ मुझे बचाओ। ये सच नहीं नीता, तुझे क्या लगता है कि एक माँ अपने बच्चे को मार सकती है भला? अरे अगर तुझे बचाना मेरे बस में होता तो मैं अपनी जान देकर भी तुझे जिंदगी देती। तुझे खोने का गम मुझे हमेशा रहता है, पर इसमें तेरी बहन मीता की कोई गलती नहीं, उसे तो हमने तेरे बारे में बताया भी नहीं। आजा अपनी माँ के पास, ले चल मुझे अपने साथ। माँ की बात सुनकर नीता की आत्मा अपनी माँ के गले लग जाती है, जिसके बाद नीता बोलती है, माँ आज मेरी अतृप्त आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, मुझे माफ कर देना मीता। मैं माँ के प्यार के लिए बहुत तरसती थी और जब वो सब कुछ तुम्हें मिलता देख रही थी तो मैं और ज्यादा परेशान हो गई थी और मैंने तुम्हें सताना शुरू कर दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी दुनिया में लौट जाऊं। इस दुनिया में मेरा कोई काम नहीं है। अलविदा। माँ की ममता और प्यार की अधूरी इच्छा पूरी हो जाने के बाद मीता की जुड़वा बहन की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और जिसके बाद मीता को अपनी जुड़वा बहन की आत्मा से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। दोपहर के समय मीनाक्षी हॉल में पोछा लगा रही होती है और उसकी सास साधना टहलते हुए फोन पर बात कर रही होती है। तभी डोरबेल बजती है और मीनाक्षी दरवाजे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने अपना सामान लिए खड़ी उसकी ननद आलिया तेजी से अपनी माँ से मिलने के लिए अंदर की तरफ भागती है। इससे पहले कि वो साधना तक पहुँच पाती, गीले फर्श पर फिसल कर ही वो धड़ाम से गिर पड़ती है। तभी मीनाक्षी हंसते हुए बोलती है, क्या आलिया, तुम तो आते ही दुर्घटना का शिकार हो गई। देखो जरा कमर में लचक ना आ गई हो। अरे मार डाला रे, माँ मर गई मैं तो। अरे तो इतनी तेजी दिखाने की भी क्या जरूरत थी, चलकर भी तो आ सकती थी। अरे मैं तो आपसे मिलने के उतावलेपन में भाग रही थी, पर ये कौन कमबख्त फर्श पे पानी फैलाए बैठा है? वो कमबख्त मैं ही हूँ ननद जी, और मैं पानी फैलाए नहीं बैठी थी, पोछा लगा रही थी। अब बिना देखे सर पर दौड़ोगी तो चट सनी गिरोगी ही ना। अरे तो अब मुझे गिराकर सुकून मिल गया हो तो उठाने का भी कष्ट करो। भाभी, माँ उठा लो अपनी औलाद को। तभी मीनाक्षी और साधना आलिया को संभालते हुए सोफे पर बैठा देते हैं। तभी साधना उससे बोलती है, तो बिना बताए घर चली आई, कहीं कॉलेज में कोई झोल झपाटा तो नहीं कराई ना? मेरी माते, आप न लगाओ ऐसे अंदाजे। अरे छुट्टियां हो गई थी मेरी, तो सोचा आप लोगों को आकर सरप्राइज दे देती हूँ, लेकिन मैं तो आते ही घायल हो गई, वो भी भाभी की वजह से। बताओ, भागी ये, गिरी ये, कमर इसकी लचकी और इल्जाम मेरे मत्थे डाल रही है। तुम भी ना नकचिड़ी हो हमेशा से। रहने दो भाभी, सब समझती हूँ मैं। पिछली बार आई थी तो दरवाजे के पास झाड़ू लगाते हुए सारी धूल मेरी तरफ उड़ा दी थी, और इस बार ये। अरे कौन सी दुश्मनी निभा रही हो मुझसे? पिछले जन्म की। अरे आते ही बहसबाजी करने बैठ गई ननद भाभी। बहू, तू पहले पोछा लगाकर ये बाल्टी पोछा यहाँ से हटा, वरना इसकी तरह कोई और भी गिरा पड़ा नजर आएगा। और तू आराम कर, कुछ खाने को लाती हूँ तेरे लिए। इतना कहकर साधना किचन में चली जाती है और मीनाक्षी आलिया को मुंह चिढ़ाती हुई अपना काम करने लगती है। एक दिन मीनाक्षी रात को सारा काम खत्म करके हॉल में पॉपकॉर्न खाते हुए हॉरर मूवी देख रही होती है। तभी अचानक हॉल की लाइट जलने बुझने लगती है और टीवी भी झिलमिल करने लगता है। ये देखकर मीनाक्षी डर जाती है और कहती है, ये लाइट को क्या हो गया? लगता है पंकज ने बिजली बिल नहीं भरा होगा। एक काम करती हूँ, लाइट बंद करके सोने चली जाती हूँ। तभी वो पॉपकॉर्न का कटोरा लिए लाइट बंद करने के लिए स्विच को जैसे ही हाथ लगाने जाती है, तभी अचानक बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी टीवी के सामने रोशनी सी हो जाती है और उसे वहाँ सफेद साड़ी में एक औरत दिखती है जो उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ी होती है। उस औरत की लंबी चोटी जमीन तक लहरा रही होती है। तभी वो अपना चेहरा दिखाए बिना
बहुत ही डरावनी आवाज में बोलती है। तुम सोने जा रही हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर तुम हो कौन और मेरे घर में क्या कर रही हो? तुमने मुझे नहीं पहचाना? देखो, मेरी इस मस्त मस्त लहराती चोटी को देखकर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? हाँ, मैं हूँ डायन, उसी डरावनी फिल्म की डायन जिसे कुछ देर पहले तुम घूर घूर कर इस बड़े से डिब्बे पर देख रही थी। डायन, सासू माँ बचाओ। डर के मारे पॉपकॉर्न का कटोरा हाथ से उछालते हुए वो जोर से चिल्लाती हुई वहाँ से भाग पड़ती है। अगली सुबह काफी देर हो जाने पर भी जब मीनाक्षी कमरे से बाहर नहीं निकलती तो उसकी ननद और सास उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि मीनाक्षी चादर से खुद को ढके बेड पर बैठी कांप रही है। तभी चादर को हटाते हुए उसकी सास बोलती है, अरे बहू, ये गर्मी में क्या चादर लपेटे बैठी है और ऐसे कांप क्यों रही है? तबीयत ढीली है क्या तेरी? सासू माँ, कल रात मैंने हॉल में डायन देखी। डायन? टीवी पर देखी होगी माँ, वो आता नहीं है डायन की नजर करके एक नाटक, वही देखा होगा। हाँ, वो जिसमें डायना नाम की बहू डायन निकलती है। अरे वो नहीं सासू माँ, सच्ची की डायन देखी मैंने कल रात को। जब मैं कमरे में सोने जा रही थी तभी अचानक से हॉल की लाइट चली गई और आपको पता है सामने सफेद साड़ी लंबी चोटी में एक औरत खड़ी थी। उसे देखकर जिस तेजी से मैं भागकर कमरे में आई ना, मैं ही जानती हूँ बस। उसकी आवाज सुनकर तो मेरी आत्मा ही कांप गई थी। माँ, लगता है भाभी सस्ते नशे करने लगी है। देखो ना कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। भाभी, ये हमारा घर है, कोई खंडर नहीं जहाँ डायन भटकेगी। देखो आलिया, मजाक मत बनाओ मेरा। उसके डर से मुझे सारी रात नींद नहीं आई। अरे बहू, तूने कोई डरावना सपना देखा होगा तभी तू डरी होगी। चल अब बिस्तर छोड़ और काम पर लग। मीनाक्षी की बातों पर उसकी सास यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। आलिया भी हंसते हुए कमरे से निकल जाती है, लेकिन उस रात का डर मीनाक्षी के दिल में बैठ गया होता है। रात के खाने के समय वो जल्दी जल्दी खाना खा रही होती है और उसे ऐसे खाता देखकर साधना बोलती है, अरे बहू, इतनी क्या भूखी है कि मुंह में खाना ठूसे ही जा रही है? अरे आराम से खा ले। हाँ, ऐसे तो खाना गले में अटक जाएगा। मेरा हो गया, आप लोग भी जल्दी जल्दी खा लो ताकि मैं बर्तन धोकर सोने जा सकूं। और हाँ सासू माँ, रात को आपके कमरे में पानी खत्म हो जाए तो मुझे आवाज भूल के भी मत लगाइएगा क्योंकि मैं नहीं आने वाली। सभी खाना खाकर कमरे में चले जाते हैं। मीनाक्षी भी तेजी में अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। तभी अपने मुंह पर टॉर्च की रोशनी करते हुए अचानक से उसके सामने उसकी ननद आती है और उसे ऐसे देखकर मीनाक्षी उसे जोर से धक्का देती है और वो सोफे पर जा गिरती है। मीनाक्षी चेहरे पर हाथ रखकर डरते हुए बोलती है, दूर रहो मुझसे, पास मत आना। अरे भाभी, मैं हूँ, मुझसे इतना क्या डर गई जो धक्का ही मार दिया तुम? अरे कान के नीचे रख के दूंगी ना, सारी मस्ती निकल जाएगी। क्यों मुझ डरी को ऐसी हरकतें करके और डरा रही हो? अरे मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? चलो छोड़ो, आओ दोनों ननद भाभी बैठकर टीवी देखते हैं। दिमाग ना खराब करो, मुझे सोने जाना है। ऐसे मत करो भाभी, मेरा बड़ा मन है आपके साथ बैठकर फिल्म देखने का, वो भी भूत वाली। आ जाओ ना। इतना बोलकर आलिया उसे खींचकर सोफे पर बैठा लेती है और दोनों टीवी देखने लगती हैं। कुछ देर बाद जब मीनाक्षी अपने बगल में दिखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि आलिया वहाँ से गायब हो जाती है। तभी मीनाक्षी बोलती है, ये अचानक कहाँ गायब हो गई? आलिया, आलिया, इसलिए इसके साथ बैठना ही बेकार है, मैं भी जाती हूँ सोने। इतना कहकर वो सोफे से उठती ही है कि तभी फिर से लाइट झिलमिल करते हुए बंद हो जाती है और टीवी में से डरावनी आवाजें आना शुरू हो जाती है। ये सब होता देख मीनाक्षी कांपने लगती है। तभी वो डायन अपनी डरावनी शक्ल दिखाए हुए बोलती है, मैं फिर आ गई तुम्हारे पास। आज मैं तुमसे मिले बिना कैसे जा सकती थी? आलिया, तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है? मैंने कहा ना, मैं डायन हूँ, डायन। तुझे ऊँचा सुनाई देता है क्या? तू कांप क्यों रही है?
अभी तो मैंने तुझे कुछ किया ही नहीं। हाय राम, मेरी ननद डायन बन गई। सासू माँ, पंकज बाहर आओ। जैसे ही मीनाक्षी चिल्लाती है वो डायन भागने लगती है और भागते भागते सामने से आ रही साधना से टकरा के गिर पड़ती है। तभी उसकी नकली चोटी जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं और साधना बोलती है, अरे बहू, ये कोई डायन वायन नहीं बल्कि तेरी ननद आलिया ही है। हाँ हाँ सासू माँ, आलिया ही तो डायन बन गई है, दूर रही है उससे। एक मिनट, क्या कहा आपने? यही कि ये सफेद साड़ी वाली कोई डायन नहीं बल्कि आलिया है। देखो आलिया ऐसा भेष बनाकर क्यों घूम रही है घर में? मैं तो बस भाभी के साथ मजाक कर रही थी। हाय राम, भाभी कितनी फट्टू है। मतलब मेरी डरावनी आवाज से डरकर तेजी से अपने कमरे में भाग गई। कहीं मैं डरावना चेहरा बनाकर उनके सामने आती फिर तो उनके प्राण ही सूख जाते। आहा, सुकून आ गया भाभी को डराकर। बड़ा मजा आया उनका डरावना चेहरा देखकर। बाय गॉड, मजा आ गया कसम से। बड़ा मजा आता है। रुको, अभी मैं तुम्हें झाड़ू लेकर सूतूंगी ना तो मुझे भी मजा आएगा। अरे नहीं, सॉरी भाभी, ये जुल्म मत करना। किसकी भाभी? कैसी भाभी? बड़ा शौक है ना डायन बनने का। रुको, झाड़ू से पीट पीट कर डायन जैसी शक्ल ना बना दी ना तो कहना। इतना कहकर मीनाक्षी बगल में पड़ी झाड़ू लेकर भागती हुई आलिया के पीछे दौड़ने लगती है। ये देखकर पंकज और साधना हंसने लगते हैं। काली रात में पंकज अपने घर की छत पर खड़ा चांद को निहारते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसी ही खूबसूरत होगी वो, मेरे सपनों की राजकुमारी, अनदेखी सी, अनजानी सी, जो मेरे दिल को चुरा ले जाएगी। पंकज चांद की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है। तभी चांद को काले बादल ढक लेते हैं। तेज हवाएं चलने लगती है। चारों तरफ से पायल की आवाजें आती हैं और तभी पंकज के कंधे पर हाथ रखते हुए एक धीमी आवाज में लड़की बोलती है, मैं आ गई पंकज, तुम्हारे सपनों की राजकुमारी। पंकज जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो एक लड़की का डरावना सा चेहरा उसके बेहद करीब होता है, जो कि उसे ही घूर रही थी। ये मंजर देखकर उसकी चीख निकल जाती है, जिसके कारण वो घबराकर अपने कमरे में गहरी नींद से उठ जाता है और अपने आसपास देखता है तो वो अपने कमरे में होता है। ये देखकर वो वहीं चैन की सांस लेते हुए बोलता है, शुक्र है वो एक सपना था, पर वो भूतनी कितनी डरावनी थी। पंकज के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ सुमन भी भागी भागी उसके कमरे में आती है और उसको ऐसी आधी रात को बैठा देखकर बोलती है, बेटा क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? तू चिल्लाया क्यों? कोई आया था क्या कमरे में? नहीं माँ, वो बस एक बुरा सपना देखा तो डर गया। बुरा सपना? कैसा बुरा सपना? कुछ गलत देखा क्या? नहीं माँ, बस सपने में मैंने देखा कि मैं अपने सपनों की रानी का इंतजार कर रहा हूँ और वहाँ भूतनी आ गई अपनी डरावनी सी शक्ल लेकर। बेटा, भूत भूतनी का सपने में आना सही संकेत नहीं होता। तेरी नजर उतारूंगी आज। चल अब सो जा। ठीक है माँ, गुड नाइट। पंकज दोबारा सो जाता है। सुबह उठने के बाद जब वो नहा धोकर बाहर अपनी माँ के पास नाश्ता मांगने जाता है तो सुमन अपने हाथों में सूखी हुई लाल मिर्च लेकर पंकज के सर से 7 बार घुमाकर उसे जलती हुई गैस पर रख देती है। ये देखकर पंकज बोलता है, ये क्या था माँ? ये सूखी लाल मिर्च ऐसे गैस पर डाल दी? अभी इसके धुएं से खांसी आएगी भयंकर वाली। सुमन मिर्ची के जलने का इंतजार करती है और मिर्ची के पूरा जलने पर कोई भी धुआं तक नहीं होता तो वो अपनी बेटी से बोलती है, देख, लाल मिर्च जलने पर भी धुआं नहीं निकला। मतलब तुझे नजर लगी हुई है बेटा। मुझे तो फिक्र हो रही है। अरे माँ, कुछ नहीं होगा। अच्छा मुझे जाने दो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। पंकज अपने कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है और वो वहाँ पहुंचकर ये सपने में भूतनी आने वाली बात अपनी दोस्त रिया, निया और आकाश को बताता है, जो ये सुनकर बहुत हंसते हैं और आकाश पंकज का मजाक बनाते हुए बोलता है, भाई साहब, लोगों के सपनों में उनकी प्रिंसेस आती है और इसके सपनों में भूतनी। साले ये इशारा है कि तेरी फ्यूचर वाइफ भूतनी होगी। तेरी बकवास हो गई हो तो चल अब क्लास में चल। बहुत गप्पे मार लिए, अब थोड़ा पढ़ भी ले। चारों दोस्त अपनी क्लास में जाते हैं, जहाँ बोरिंग क्लास होने की वजह से पंकज को नींद आ जाती है
ये देखकर आकाश बोलता है। साला अभी कह रहा था पढ़ाई कर लो और अब खुद ही क्लास में सो गया। पंकज के कानों में आने वाली लेक्चर की आवाज धीरे धीरे कम हो जाती है। क्लास में अचानक ही सारे बच्चे गायब हो जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा होता है। ये मंजर देखकर पंकज के पसीने छूट जाते हैं और वो इधर उधर गर्दन घुमाकर देखता है तो उसको क्लास के एक कोने में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है। क्लास की खिड़कियां भी जोर जोर से बजने लग गई थी। तभी पंकज जैसे ही उस लड़की के कंधे पर हाथ रखता है तो वो उसे बोलता है। हेलो मिस, क्लास के सभी बच्चे कहाँ गए? पंकज के इतना बोलते ही उस लड़की की धीमी सी आवाज उसको अंदर तक हिला देती है, क्योंकि वो उससे जो बोलती है उसको सुनकर उसके कानों से मानो खून ही निकलने लगा हो, क्योंकि उसने पंकज से बोला। सभी बच्चों को तो मैंने मार दिया क्योंकि वो बच्चे तुम्हें मेरे साथ अकेले वक्त बिताने के लिए रोक रहे थे मेरे पंकज। इतना बोलते ही वो लड़की मुड़कर देखती है तो पंकज की आंखें डर के मारे बंद हो जाती है। उस लड़की का डरावना चेहरा उसको अंदर तक हिला देता है। उस लड़की के लंबे हाथ पंकज के गालों पर आते हैं और वो धीरे धीरे से अपने लंबे नाखूनों को उसके गालों पर सहलाते हुए बोलती है। तुम मेरे पास कब आओगे पंकज? इसके बाद पंकज चिल्लाते हुए बोलता है। भूतनी कहीं की, चली जा भूतनी, दूर रह मेरे से, दूर रह। पंकज की इस आवाज से क्लास के सभी बच्चे उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसका दोस्त आकाश और क्लास टीचर नीलिमा उसके पास खड़े होकर बोलते हैं। साला आज गया, नींद में है ये। पंकज उठो। क्लास टीचर की आवाज से पंकज की आंखें खुलती है तो वो क्लास में होता है। सब बच्चे उसको देख रहे थे और मिस नीलिमा उसको डंडा दिखाते हुए घूरने लगती है। ये देखकर पंकज बोलता है। थैंक गॉड वो सपना था। मैडम आपने मुझे बचा लिया। आई लव यू मैडम। ओ जस्ट शट अप मिस्टर पंकज, ये क्लास है, तुम्हारा बेडरूम नहीं जहाँ सोकर सपने देख रहे हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूतनी बोलने की? मैं तुमको भूतनी दिखती हूँ? नहीं मैडम, वो मुझे सपने में भूतनी दिख रही थी तो बोला। आजकल मेरे सपनों में रोज एक भूतनी आती है। जिन लोगों के जीवन में कोई मकसद नहीं होता उनको इतनी नींद और सपने आते हैं। नाउ गेट आउट ऑफ माई क्लास। प्लीज मैम। आई सेड गेट आउट। बेचारे पंकज को क्लास में से निकलना पड़ता है। कुछ देर में क्लास खत्म होने पर उसके दोस्त भी बाहर आते हैं जो उस पर खूब हंसते हैं। ये देखकर पंकज बोलता है। सालो यहाँ मेरी हवा टाइट है और तुम हंस रहे हो। तो यार पंकज, गलती तो तेरी ही है ना, तू दिन में सोता ही क्यों है? हाँ ऐसा कर, तू सोइयो ही मत, ना तू सोएगा ना सपने आएंगे। हो गया यार, बिना सोए मैं कैसे रह सकता हूँ? कम से कम एक रात मत सो, फिर अगले दिन तुझे इतनी गहरी नींद आएगी कि उस भूतनी को आने का वक्त ही नहीं मिलेगा सपनों में। पर मैं खुद से जगह नहीं रह सकता। तुम लोग मेरी मदद करो, आज रात मेरे घर रुक जाओ और मुझे सोने मत देना प्लीज। पंकज के कहने पर आज रात रीमा और आकाश उसके घर आते हैं। सुमन उन तीनों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है। फिर रात होने पर वो तीनों पंकज के कमरे में आते हैं, जहाँ रीमा तो सोफे पर लेटकर फोन चलाने लगती है और आकाश पंकज के साथ बेड पर बैठे हुए बोलता है। वैसे भाई, कहीं वो भूतनी तेरी कोई प्रेमिका तो नहीं? हाँ साले, इंसानों की कमी है ना मुझे, जो भूतनियों को प्रेमिका बनाऊंगा। ऐसे ही आकाश पंकज को बातों में उलझाकर उसको सोने नहीं देता। लेकिन कुछ देर में सभी नींद की आगोश में समा जाते हैं और पंकज भी। तभी एक बार फिर पंकज के सपने में उसको दिखाई देता है कि घर में वापस से अंधेरा हो गया है। आकाश और रीमा के सर कटे हुए हैं और वो मर चुके हैं। ये देखकर पंकज रोने लगता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है। रो मत पंकज, ये लोग हमको मिलने से रोकने आए थे, तभी मैंने इन्हें मार दिया। ये सुनकर पंकज पीछे देखता है तो वही डरावने चेहरे वाली भूतनी पंकज के पीछे खड़ी हुई थी। इस बार पंकज अपने दोस्त की मौत देखकर गुस्से में उस भूतनी से बोलता है। आखिर क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्यों मेरे सपनों में आकर मेरा जीना हराम किया हुआ है? कौन हो तुम?
बताओ। तो मुझे नहीं जानते, मैं सपना, तुम्हारी सपना। क्या सपना? पंकज के सपनों की भूतनी का राज उसके सपने में खुलने ही वाला था कि तभी उसको आकाश नींद से जगा देता है। ये देखकर पंकज बोलता है, मैं कहाँ हूँ? साले नींद में था तू, तुझे कहा था मत सोइयो, क्यों सोया फिर? आकाश, उस भूतनी का नाम सपना है। आज वो मुझे अपना राज बताने वाली थी। सपना? तू किसी सपना को जानता है? हाँ, लेकिन वो मेरी बचपन की दोस्त थी। हम दोनों साथ में घर घर खेला करते थे। वो मेरी बीवी बनती थी। उसके घर वाले कहते थे बड़े होकर वो हमें सच में पति पत्नी बना देंगे, लेकिन 7 साल की उम्र में वो ये शहर छोड़कर चली गई थी। आगे मुझे कुछ नहीं पता। क्या पता आंटी को उसका पता हो। चल उनके पास चलते हैं। वो तीनों सुमन के कमरे में जाते हैं, जहां उसको उठाकर वो सारी बात बताते हैं। तो सुमन हैरान होकर बोलती है, मतलब वो उन बचपन की बातों को सच मानकर तुमको लेने आई है। उस दिन भी वो यहाँ तुमसे मिलने ही आ रही थी जब उसका एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? कब माँ? और सपना से आपकी अब भी बात होती थी? बताया क्यों नहीं? बेटा, 1 हफ्ते पहले अचानक ही मुझे सपना का फोन आया। उसने हमारा नंबर पता करके फोन किया। तुम्हारे बारे में उसने पूछा, अपने बारे में भी बताया। तुमसे मिलने आ रही थी, लेकिन मुझे तुम्हें बताने से मना किया। जिस दिन वो यहाँ आ रही थी उसका एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसकी जान चली गई। मैंने तुमको कुछ नहीं बताया ताकि तुम परेशान ना हो, लेकिन वो यूँ तुम्हें सपनों में आकर डराएगी, मैंने ये सोचा भी नहीं था। मतलब वो मुझसे प्यार करती थी बचपन से अब तक? तभी सुमन भागकर घर के मंदिर से गंगा जल लाकर सपना पर छिड़क देती है, जिसके बाद वो तड़प तड़प कर गायब हो जाती है। फिर अगले दिन पंकज सपना की आत्मा की शांति के लिए अपने हाथों से पूजा करता है और फाइनली उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वो दोबारा कभी भी पंकज के सपने में नहीं आती और हकीकत में भी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।